रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर ऑक्सीडेशन का और इसमें सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप को स्टडी करेंगे। अब सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है? जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो, या एक कार्बन के एटम के दरमियान और दूसरे कार्बन के एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड हो तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। एलिलिक और बेंजीलिक सिस्टम को सबसे पहले स्टडी करेंगे, इसलिए देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे होती है। अब देखो, हाइड्रोकार्बन मतलब कि एक इस तरह से होगा, ठीक है, कोई कार्बन का कोई भी मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे आर की जगह पे, और आगे किससे अटैच होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन से, तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। एलिलिक और बेंजीलिक सिस्टम में ये कौन सा सिस्टम है? ये है एलिलिक। ये कौन सा सिस्टम है? एलिलिक सिस्टम है। समझ में आई? और यहाँ से देखो, ये वाला कंपाउंड क्या है, इसके दरमियान में ये CH2 है और CH है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर रेडिकल है। यहाँ पे जो होगी, देखो ये वाला जो रेडिकल है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये वाला रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, इसकी जगह पे अब आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये सेकंड है, इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो यहाँ से ये जो सिंगल बॉन्ड वाला था ना, यहाँ पे कन्वर्ट हुआ तो रेडिकल यहाँ पे आ गया, ये वाला जो है, और जो ये वाला जो डबल बॉन्ड था ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये जो यहाँ पे रेडिकल था ना, उसने यहाँ पे अपने वो दे के इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह से ये हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर बेंजीलिक की बात की जाए तो यहाँ पे बेंजीलिक जो होता है ना, ऐसे ले लेते हैं CH3, ठीक है, CH2, और जहाँ पे रेडिकल लगा लेते हैं, ये वाला रेडिकल जहाँ पे शिफ्ट करता है, और ये वाला जो इधर बॉन्ड होता है ना, ये इधर अपने वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का आगे रेडिकल स्ट्रक्चर बनता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे वो होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, रेडिकल हो जाता है, और यहाँ पे ये ऐसी कैसे रहते हैं। फिर ये वाला जो रेडिकल है यहाँ शिफ्ट होता है, और ये वाला यहाँ बॉन्ड बनाता है, ये वाला बॉन्ड टूट के अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये वाला जाएगा इधर और ये वाला बॉन्ड जाएगा इधर, तो क्या होगा? ये वाला यहाँ पे गया, ये वाला यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा CH2। और फिर ये वाला यहाँ पे जाएगा, और ये वाला फिर ऊपर CH2 के चला जाएगा, तो क्या बनेगा? वही स्ट्रक्चर आ गया ना। अगर इन तीन स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो ये जो है ना, अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी लॉस, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आती है, अनस्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अनस्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी, यहाँ पे लॉस नहीं हो रही, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी नहीं है, बल्कि ये तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे दो है। इसी तरह यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे बेंजाइलिक सिस्टम के? यहाँ पे सिर्फ वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं अब आपसे पूछती हूँ कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, एलिलिक सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है या बेंजाइलिक सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है? विच वन इज़ मोर स्टेबल? ठीक है, बट अच्छा, यहाँ से अब हम कहेंगे कि ये जो एलिलिक सिस्टम है, ए से एलिलिक, ठीक है, ये ज़्यादा मोर स्लाइटली ये होगा स्टेबिलिटी की बात की गई है, तो कौन सा स्टेबल होगा? एलिलिक सिस्टम। वो स्लाइटली स्टेबल होगा, इतना ज़्यादा भी नहीं। उसकी वजह यही है कि हम वैसे तो ये कहते हैं कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जहाँ पे क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी आ जाती है ना, एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कम स्टेबल हो गया एज कम्पेयर टू एलिलिक सिस्टम के। इसी वजह से एलिलिक सिस्टम बाजी ले गया और ये ज़्यादा स्टेबल हो गया एज कम्पेयर टू बेंजीलिक सिस्टम। समझ में आई?
अच्छा, इस तरह पहले पॉइंट में तो यही बात की गई है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो एलिलिक सिस्टम होते हैं ये ऑक्सीडेशन करते हैं वाया फ्री रेडिकल। जब इसके अंदर फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं एलिलिक और बेंजीलिक, मैं इनको एलिलिक और बेंजीलिक को ना ए एंड बी से रिप्रेजेंट करती हूँ। जो एलिलिक और बेंजीलिक सिस्टम होते हैं ना, इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है जब रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल का, ठीक है। जब फ्री रेडिकल का क्या होगा, रिएक्शन, तो जब फ्री रेडिकल का रिएक्शन होगा तो इसमें एलिलिक और बेंजीलिक सिस्टम की ऑक्सीडेशन होती है, फ्री रेडिकल का रिएक्शन होता है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज भी हो सकती है, एक तो फ्री रेडिकल का रिएक्शन होता है और नंबर 2 पे क्या होती है, ऑटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे होती है ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन में क्या होती है, जो एयर होती है ना, एयर उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जाके वो ऑटोमेटिकली मतलब कि रिएक्ट करती है उसके साथ, रिएक्शन के साथ, तो इसको हम ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। और एक और प्रोसेस भी होता है जिससे क्या कहते हैं, कैटालाइज्ड रेडिकल कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन मतलब कि इसके अंदर हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा, और जैसे रेडिकल कैटालाइज्ड होगा और हैलोजन ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। लाइक ये जैसे Br2 है ना, तो अब इसके यहाँ पे करें तो Br जब टूटेगा तो इसका ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा, एक ये वाला रेडिकल इधर, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो अब ये क्या हो रही है, ये हैलोजन है ना, और इसकी फ्री रेडिकल के जरिए इसकी वो जो भी रिएक्शन होना है वो हो रहा होगा। और अब जो नेक्स्ट है, हम ऑक्सीडेशन किस वे से कर सकते हैं, वो ऑक्सीडेशन है, वो ऑक्सीडेशन क्या चीज होती है, जैसे कि फ्री रेडिकल जो है ना, कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या बात होगी, क्लोरीनेशन की, क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन में क्या होता है, इसमें सबसे पहले टोलिन होती है, टोलिन। ठीक है, टोलिन किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ यानी कि इन द वेपर फेज प्रेजेंस होती है लाइट की, और इसमें क्लोराइड ले लेते हैं हम एज द हैलोजन। क्लोरीनेशन है ना, तो हम क्लोरीन ही लेंगे ना। तो अच्छा, यहाँ पे ये इन द प्रेजेंस ऑफ वेपर फेज होगा या फिर अंडर रिफ्लक्स कंडीशन, वो मैं बताती हूँ रिफ्लेक्स कंडीशन और वेपर फेज कैसे होता है। तो जब टोलिन का रिएक्ट करवाएंगे, क्लोरीनेशन करवाएंगे, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट टोलिन इसी रिएक्शन के करवाएंगे तो हमें बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा, क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, एंड उसके बाद बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, इसके बाद बेंजो ट्राई, बेंजो ट्राई क्या वो चीज होती है, और क्लोराइड। सही है। जो टोलिन होती है ना, ये क्लोरीनेशन होती कैसे है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। क्लोरीनेशन कैसे होती है, देखो, एक हमने फ्लास्क, उसके अंदर ना फ्लास्क होती है, उस राउंड बॉटम फ्लास्क सी, ठीक है, उसके अंदर टोलिन होता है, और प्लस क्या होती है कि इसके अंदर वो होती है क्लोराइड या जो भी हैलोजन होगी वो ले लेंगे। ठीक है, इसको ना रिफ्लेक्स कंडीशन के अंदर रखने के लिए इसके अंदर यहाँ पे वाटर बाथ ले लेते हैं, जिसके गर्म पानी होता है, जिसके अंदर क्या होता है, गर्म पानी, ये हीट हो रहा होता है जिसकी वजह से पानी क्या हो रहा होता है, गर्म। इसके अंदर क्या हो रहा है, गर्म पानी। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि आपने वेपर फेज के अंदर मतलब कि ये सारा कुछ करना है, रिफ्लक्स करना है वेपर फेज के अंदर। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लक्स करते हैं, जिसमें बीकर के अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर टोलिन होती है और दूसरा हैलोजन वाला एटम होता है। ठीक है,
और इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, वो बस हमें ये बताना है कि ये तो यहाँ से ये रिएक्शन होता है जिससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, हमने फॉर एग्जांपल बनाना था बेंजाइल क्लोराइड, तो हमें वही क्लोरीनेशन से क्या मिल गया, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इनकी फर्दर जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजल क्लोराइड है, बेंजो ट्राई क्लोराइड है, तो जब इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, इन्हीं कंपाउंड्स की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या चीज़ें ऑब्टेन होगी। सबसे पहला हमें क्या मिल जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, और नंबर 2 पे क्या चीज़ मिल जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। नंबर 2 पे बेंजाइल अल्डिहाइड। नंबर 3 पे क्या चीज़ मिल जाएगी, बेंजोइक एसिड। हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पहले क्लोरीनेशन करेंगे फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अब हाइड्रोलाइसिस से के बाद अब देखो हमने जस्ट क्या चीज़ ऑब्टेन करनी है, फॉर एग्जांपल अब हमने जस्ट वो करनी है, अल्डिहाइड और अल्कोहल प्रोड्यूस करनी है। तो वो ये अल्डिहाइड और अल्कोहल को जस्ट अल्डिहाइड और अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए ये इंडस्ट्रियल स्केल पर मेथड परफॉर्म किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पर। ठीक है, और अच्छा ये वाले मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होते क्योंकि इसके अंदर जो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट होता है ना, हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है, उसको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। सेपरेट करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, इसी वजह से हम ये वाले, इसके और भी मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं और वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। देयर इज़ अ नोट्स रिलेटेड टू लेक्चर।